चलिए जी। तो हम लोग कहाँ पे जी? अमर, आप तो रेगुलर है ना? तो अभी हम लोग लास्ट क्लास में अभी तक सारे पेपर का हमने एमएस क्यूएमएस कर लिया है, मतलब क्यूएमए। वो ऑब्जेक्टिव वाला कर लिया है सर। हाँ, क्यूएमए सारे पेपर का हमने कर लिया, दो जो भी इस बुक में है, आई थिंक जो भी 15 से लेके 24 तक के ना हाँ अराउंड। हाँ सर। सो वो हमारा हो गया है। एंड अब हम क्यूएम बी कर रहे थे। तो लास्ट ईयर आई थिंक इसको कंप्लीट किया था, इसमें कुछ बचा है? लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, किस ईयर का? 2024 का क्यूएम भी आई थिंक हो गया है, 23 का हो गया है, 22 का लास्ट ईयर कर रहे थे हम लास्ट क्लास में। देखो क्या। सर हाँ। सर एक बार 24 का, मतलब मैं तभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, उसका कुछ आंसर्स मेरे को चाहिए सर, उसका उस ऑब्जेक्टिव पार्ट का। तो अब लिखो आंसर्स, जो नहीं हो रहा है वो मैंने करा रखा है, देखिए। आप खुद से आंसर्स लिखो एंड देन नहीं हो रहा है, पूछो कौन से क्वेश्चन का चाहिए। सर जैसे फर्स्ट नंबर का 1 का ए का आंसर क्या था, मैंने बना लिया है सर, लेकिन आंसर मैच करना था। तो वो तो आप बाकी लोगों के साथ भी कर सकते हैं, जो बाकी जो आपके ग्रुप में जो एक्टिव बच्चे हैं, जैसे अभी आज आया नहीं है, जैसे अकीना है या श्रेया है, या वो लड़का आता है, क्या अहलाद नाम है उसका, तो वो है। हाँ सर। सो रेगुलर ये सब था। एक्टिव बच्चे हैं जो सिंसियर हैं। मतलब सिंसियर वो बच्चे जो सॉल्व करते हैं और पूछते हैं मुझसे, है ना, या जो खुद सॉल्व करते हैं। तो इन लोगों से डिस्कस कीजिए कि आपका क्या, शेयर कीजिए। यू राइट योर ओन सॉल्यूशन, पीडीएफ बना के उनके साथ शेयर करो, उसको बोलो आप अपना सॉल्व करके हमारे साथ शेयर करो। तो उससे क्या होगा, आप एक दूसरे का देख पाओगे, आंसर ही मैच कर पाओगे, ये चीज ओके है ना। सर। जो जैसे जो पहला वाला क्वेश्चन है ना सर, उसमें लेबनीज रूल ही लगेगा ना? हाँ, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, एल ऑर्बिटल रूल लगा लो। हाँ। तो सर जैसे वो लगा रहे हैं, तो हम्म। बाद में इसको ना एक्सपेंशन से सॉल्व करना पड़ रहा है, ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, क्यों एक्सपेंशन सॉल्व करना है? एल ऑर्बिटल रिपीटेडली यूज करेंगे तो हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, एक्स की पावर 5। हाँ सर। 0 to x e⁻ टी ये है। स्क्वायर अब इंटू फिर डी टी। वैसे इसको कर लो अब। एक्स की पावर 4 तो माइनस एक्स, अब प्लस में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? सर उसको हम अलग रखे थे सर। ना ना, फिर तो दिक्कत होगा, वो इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। तो अलग नहीं रख सकते, तुम्हें साथ में लिमिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि जीरो पे तो इन्फिनिटी हो जाएगी ये। तो एक साथ करके फिर करो, फिर आसान रहेगा, ठीक है। सर उस तरफ से सर डिफिकल्ट हो रहा था। क्यों डिफिकल्ट होगा भाई? तुम सॉल्व करो, डिफिकल्ट क्यों होगा? तो यहाँ 3 कर लो, और यहाँ भी 3x कर लो, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब कर लो, ऐसा है। तो ये हो गया। अब इसको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, एल हॉपिटल रूल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 बार एल हॉपिटल लगाओ, नीचे वाला को खत्म कर दो। नीचे वाला जब कांस्टेंट हो जाएगा तो आ जाएगा आंसर लगातार। अच्छा, हाँ। मैंने जैसे किया था ना सर, कि मैंने ये ऊपर में जो है इंटीग्रल 0 to x e⁻t² इंटू dt होल डिवाइडेड बाय x⁵ हाँ। पहले मैंने उसको सॉल्व कर लिया। हम्म। उसके बाद एलसी x⁻ जो था वो कैंसिल होके तब एलसीएम लेके तब सॉल्व किया था मैंने। तो गलत हो और गया ना। वहां पे गलत हो गया ना भाई, ऐसा थोड़ी होता, आधा में लिमिट लगाओगे आधा में नहीं लगाओगे, ऐसे कैसे होगा? सर लिमिट पूरा में लगाए थे। हम्म। इंटीग्रल पार्ट का जो, मतलब ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं ना सर। जैसे मान लीजिए पहला वाला जो इंटीग्रल पार्ट है, हम्म। उसमें एक लिमिट होगा, और एक इसको जहां माइनस है, जहां से शुरू, वहां से भी एक लिमिट लिख देंगे हम। हम्म। तो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। हम्म। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट को जब सॉल्व कर लिया, तो फिर दोनों को कंबाइन करके फिर लिमिट लिख दिया था। हाँ। हाँ, तो उसके बाद सर जैसे था ना, कि e⁻−t² ये हो, जैसे अगर करेंगे तो e⁻−x² आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। हाँ फिर। और नीचे क्या था, x⁵ था। हाँ। हाँ सर, तो ये इसके बाद मैंने क्या किया ना, फिर उसका एक्सपेंशन कर दिया था e⁻−x² का। हाँ। तो एक्सपेंशन करने से मुझे कॉमन टर्म मिल गया, और कैंसिल होकर आंसर, मेरा आंसर माइनस में आया था सर कुछ। मतलब कोई बात नहीं, जो आएगा। देखो, क्वेश्चन मेथड कोई भी लगाओ, आंसर सेम आएगा।
तो कोई भी हाँ तरीके सर। तुम सही कर रहे हो, आंसर सेम ही आएगा, चाहे तुम ऐसे करके करो या वैसे करके करो। अगर अप्रोच सही है, कॉन्सेप्ट सही है, तो आंसर सेम ही आना है। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, तो एक बार पूछ बाकी लेंगे उन तुम लोगों एक से दूसरे क्या लोगों से आंसर आया डिस्कस था। करो, जैसे मैं कह रहा हूँ अलाद है, श्रेया है, ये लोग जो है ना, या कीना जो है, ये सब जो बच्चे सिंसियर हैं, जो सच में कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्लास में आते हैं जाते हैं, वो देखने आते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। और जिस दिन नहीं पढ़ाऊंगा उस दिन उनका कंप्लेन आ जाएगा, सर क्लास नहीं हो रही है। लेकिन जब करा रहे तो कोई करके नहीं आ रहा, दो चार बच्चे जो सॉल्व करके आते हैं, है ना, ये चीजें हैं। सो तो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। जहां कंफ्यूजन है पूछो, मैं कोशिश करूंगा, मुझसे भी नहीं होगा तो मैं और ट्राई करूंगा, नहीं होगा तो छोड़ना पड़ेगा, और क्या। ये चीज है। ओके सर। हम्म। तो क्यूएमबी पार्ट अभी लास्ट टाइम हमने 2024, 2023, 2022 के भी किए थे। जो लोग सॉल्व करके आए हैं डाउट बताओ, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम निकलता है खुद के मेहनत से। तुम सोचोगे क्लास ज्वाइन करके एग्जाम थोड़ी निकल जाएगा। एग्जाम निकलेगा जब खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तब जाके एग्जाम निकलेगा। तो जो लोग कर रहे हैं वो डाउट पूछो, और है ना। हेलो हाँ जी। सर, मैं अभी एमएस क्यूएमएस का तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मतलब कहाँ से क्या क्या करना चाहिए अभी, अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज। पीवाई क्यू सारे कर लिया आपने? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट किया, तो अभी कुछ पीवाईक्यू से किया नहीं स्टार्ट है। करो ना, उससे पता चलेगा कि कहाँ आपको जाना, आपका क्या लेवल है और पीवाईक्यू का क्या लेवल है। तो पीवाईक्यू से मान लो भाई, तुम्हें किसी से अगर लड़ना है तो तुम्हें पता हो ना कि उसकी क्या औकात है, क्या लिमिट है। तो उसके लिए कैसे समझ आएगा सर किसी लाइक एग्जाम की क्या क्वेश्चंस, लेवल है। सर एमएस क्यूएमएस के क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यू लगाए तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस लग रहे थे। हम्म। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस फंस रहे, ऑब्वियसली नहीं लग रहे, तो फिर जैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से बुक्स रेफर करूँ या बुक पढ़ोगे कहाँ ना, से? 4 साल लगेगा तैयारी करने में, तब जाके 5वें साल में एग्जाम दे पाओगे। अगर ऐसे तैयारी करोगे तो जैसे तुम सोच रहे हो, तुम्हारे पास 2 महीने हैं बस। तो यू डोंट हैव टाइम कि 2 साल है, पूरा 11 12 का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप 1 महीने के अंदर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। पूरा एनसीईआरटी उठाओ 11 12 का, सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व कर जाओ। 80% क्वेश्चन इसके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। जेडबल मेंस या एडवांस के क्वेश्चन उठाओ, सारे सॉल्व कर जाओ, 100% तैयारी हो गई। तो कर तो सकते सर हो तो कर सिर्फ लो। पीवाईक्यूज लगाऊं और उसके जो डाउट्स हो रहे हैं बस उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर तुम करते डाउट रहूं, पूछो ना लेकिन यहाँ पे भाई, मैं इसलिए तो खड़ा हूँ। तुम पीवाई क्यू सॉल्व करो। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे, डेली क्लास हो रही है रात को। अभी कुछ दिनों से चूंकि मैं बिजी था, जब बिजी हूँ क्लास, मतलब क्लास की टाइमिंग डेली 1 घंटे क्लास हो रही है। तो यू सॉल्व, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो पीवाई क्यू। जो नहीं हो रहा वो मुझसे पूछो, फिर मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ये चीज है ना। एक्चुअली होता क्या, बच्चा सोचता है सर कोई ऐसी दवाई दे दो ना, खाए और 2 दिन में बस एग्जाम में टॉप कर जाए। तो ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। सिंपल सा है कि आपको यू हैव टू स्टार्ट, है ना, फ्रॉम सिलेबस इन पीवाईक्यू। जहां भी प्रॉब्लम हो रही है वहां पे वर्क करो, मुझसे हेल्प लो, ऑनलाइन गूगल यूट्यूब इतने सारी चीजें, हेल्प लो, सीखो, है ना। सो थिंग इज द बेसिक इज सिलेबस एंड पीवाईक्यू। उसके बाद जितना लेवल इंप्रूव कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये कंपटीशन है। तुम मेहनत नहीं करो कोई और करेगा, तुम्हें नहीं आता किसी और को आता है, तुम्हारा नहीं किसी और का एडमिशन होगा। तो सिंपल लॉजिक है, या तो तू उस लायक बनो, और नहीं तो जो उस लायक है उसका एडमिशन होगा। सिंपल चीजें हैं। सो ओनली थिंग यू हैव टू ट्राई। अब ट्राई करो, उस लेवल पे आओ जिस लेवल पे एग्जाम आपको एक्सपेक्ट करता है। नहीं करोगे जो उस लेवल पे है उसका सिलेक्शन होगा। सिंपल, ठीक है। तो वर्क ऑन दैट। सो वर्क सर करना स्टार्ट जो कीजिए। रिटन वाला क्यूएमबी का पार्ट है उसके आंसर्स अगर वेरीफाई करवाने हैं, तो आपको सेंड कर सकती हूँ? नहीं, इतना फ्री नहीं हूं मैं। आप ग्रुप में शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, है ना। मैं दिन में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ओके और शाम को ओके मैं सर, ओके इतना वो, सर, है ना, तो उतना वेला ओके नहीं। सर। तो आप बाकी लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, जो ग्रुप में जो सिंसियर बच्चे हैं, जैसे अभी ये अमर है, एलाद है, और 2 लड़की भी है जो सिंसियरली तैयारी कर रही है इस एग्जाम की, श्रेया है, अकीना है, ग्रुप में है। तो वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं, तो उनके साथ डिस्कस कीजिए। तो डिस्कस करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगा। नहीं हो रहा था, अब मैं क्लास ले रहा हूँ, पूछो फिर। तो यहाँ डिस्कस करूंगा, है ना। क्योंकि क्लास के बाद मेरे पास कोई टाइम नहीं, इसलिए आप देखेंगे डाउट फैकल्टी है हमारे पास, हम आपको वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे सो डाउट फैकल्टीज है, क्योंकि मैं दिन में कॉलेज में पढ़ाता हूँ 9 to 5, 9 to 6 मेरा कॉलेज होता है, 6 से 12 मैं यहाँ होता हूँ। तो सुबह 9 से रात 12 तक मैं समहाउ बिजी हूँ। तो वैसा है ना, बहुत कम है कि मैं आपके सोल्यूशन देख पाऊंगा, बता पाऊंगा। ठीक है जी, एनीवे जो लोग ट्राई करके यहाँ डाउट बताओ। हाँ। सर 23 में क्यूएमबी का 23 का, हाँ। सर 4 का जो बी है ना, हम्म। क्यूएमबी सर, क्यूएमबी एक मिनट। ऑब्जेक्टिव वाला, ये हाँ हाँ। सब्जेक्टिव पार्ट। जी जी जी। बोलो। हम्म। हाँ सर, 4 का बी। हम्म।
सर इस क्वेश्चन को मैंने 10th का अप्रोच से बनाया है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं ना है? क्लास 10th का जो अप्रोच रहता है। तो ऐसा कुछ दिखा तो है नहीं किस तरह निकालना है। 10th क्लास के अप्रोच तुमने सॉल्व किए होंगे, फिर वो इंटरसेक्शन हाँ, पॉइंट निकाल लिया, इक्वेशन उससे कर निकाल ले। का पॉइंट निकाल के सर एरिया निकाल दिया वो भी डायरेक्ट। हो गया, इंटीग्रेशन से भी क्लास 12th में इंटीग्रेशन से भी है, उससे भी तो किया जा मतलब सकता सर है। कुछ उससे फर्क नहीं ना पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है उनको मेथड लिखा है। उनको अप्रोच से मतलब है, आंसर से मतलब है। लेकिन जनरली वो भी जो कर रहे हैं वो डिटर्मिनेंट का ही अप्रोच है एक्चुअली। जो आप कर रहे हो हाँ हाँ, क्लास 10th वाला मेथड है, वही क्लास 12th में भी डिटर्मिनेंट चैप्टर में है, वही चीजें, सेम चीजें, है ना। जैसे सर सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, और जैसे बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया तो फिर एरिया निकाल लीजिए उसी अरे से। भाई क्लास 12th में है कि कोई ट्रायंगल है जो 10th में है वो 12th में भी है, तुम्हें बताऊं यहाँ पे मैं। अच्छा ये थोड़ा फंस रहा है। x1 y1 मान लो यहाँ पे है, x2 y2 यहाँ पे है, x3 y3। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया है, हाफ बाहर है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और इसको खोलोगे तो वही तुम्हें याद होगा जो क्लास 12th में फॉर्मूला यस था। सर, हाँ सर सो यही ये यही अप्रोच वाला हो गया। प्रोसेस किया सो दैट्स ऑल। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको था। खोल के आता क्लास 10th में, इसको रट्टा मरवा देते हैं। 12th में ये बता रखा है कि हाँ डिटर्मिनेंट है, दैट्स ऑल। और एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, है ना। इस तरह से है। बाकी जो लोग बिगिनर हैं, आप चाहो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, क्योंकि अब ये क्लासेस लगभग 1 महीने से ज़्यादा आई थिंक हो गया है। ये हम लोग है ना अभी कब स्टार्ट किए थे, जैम के बाद स्टार्ट किए, जैम के बाद CUET स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आई थिंक 20 फरवरी के बाद स्टार्ट किए थे ना हम लोग। 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट। तो 1 महीने से ये क्लासेस चल रही हैं। तो जो नए लोग हैं MS QMS प्रिपरेशन में, आप जाओ ऐप में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसको देखो, और वहाँ से देखो क्या क्या कराएं। सारे QMA पार्ट कंप्लीट हो गया है, QMB पार्ट अभी हम कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप बताओगे जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ मैं हेल्प करूँगा। तो यहाँ मैं बस हेल्प के लिए खड़ा हूँ, है ना। इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ा दूंगा टॉप कर जाओगे, ऐसा नहीं होता है ना। कोई बच्चा जो खुद पढ़ रहा है, चाहे वो मुझसे पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो, उससे रैंक उसका तभी अच्छा ही आएगा। आप मुझसे पढ़ो या ना पढ़ो, आप मेहनत करो तो आपका रैंक अच्छा आएगा। आप एग्जाम के एक्सपेक्टेशन में जा रहे हो, मैं यहाँ से हेल्प के लिए खड़ा हूँ, है ना, ये चीज़ है। बोलिए जी। सर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ये वाला यस आसा, सर, आसान यस तो सर। है। तुम ये बताओ, ऑड इवन अलग नहीं कर सकते? ऑड इवन अलग नहीं कर सकते तुम? ये तुम्हें कंसेक्यूटिव दे दिया है, फिर इवन से वापस ऑड बन जाएगा। तुम ठीक से कैलकुलेशन किए ही नहीं। कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। 1 मिनट, ये ना इसको हटा दो यहाँ से। आज तुमने ट्राई नहीं किया होगा, ट्राई करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या है। ये है 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर से लेके, अभी म्यूट कर दो भाई अमर। तो 1 बाई यस सर। चल रहा है, ठीक है ना। एंड सो ऑन, दिस इज, जब बोलना हो तो अनम्यूट करना। दिस इज π² / 6। ऑड वालों को एक साथ करो, इवन वाले को एक साथ करो, ठीक है। देखो, सो यहाँ से 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, आपको यही चाहिए, चाहिए ना, ये वाली चीज चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपको निकालने हैं जो पूछा गया है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। इन सब में 2 कॉमन है, निकाल लो, बचेगा यही वापस आ जाएगा। देखो ध्यान से, हो तो क्या 2 लाइन का है। अब ये क्वांटिटी यस आपको सर। निकालने हैं, समझ आया कि नहीं। इसमें से 2 मैं सब में से निकाल लूँ तो 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। सो ये यस होगा सर। 1/4 इंटू, अब क्या बचा है, यही तो बचा है, ये बचा है पूरा। तो ये हो गया π² / 6 इज इक्वल टू π²/6। और ये वही है जो आपको चाहिए, 1/2n - 1 होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए सब लोग, ये है। अब इसको कर दो उस साइड शिफ्ट, देखो आता है कि नहीं आता है। शिफ्ट करो, वही π² आएगा, करके देखो। ओके जी, चलो। पिछले साल के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे ना, तो उससे भी हो जाएगा। यस सर, हो गया सर प्रूफ। ठीक है। हम्म
ये यही सर यहाँ पे कॉमन नहीं ले रहा था बस। हाँ और बताओ सॉल्व करके आए हो? नहीं तो सॉल्व नहीं करके आए तो करके आओ, है ना। क्यूए में 22 आई थिंक, जैसे हालात लास्ट टाइम ऑलरेडी 24 और 23 का पूछ चुका है, तो 2022 का करके आओ। मतलब जो भी पूछोगे दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई करके आओ। सो अभी क्या करना है आप लोगों को, 2022 2023 2024 इसको कंप्लीट करो। क्यूएमबी पार्ट, क्यूएमबी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें करो, जो भी डाउट हो पूछना, अभी डाउट है तो पूछो। 2021 का भी चाहो तो देख लेना, है ना। 21 22 23 24, 21 22 23 24, ठीक है। इन चारों पेपर के क्यूएमबी पार्ट कंप्लीट करके आओ। अगर अभी डाउट है तो अभी पूछो, नहीं तो कल पूछना, फिर क्लास टाइम स्वैप हो जाएगा। क्लास टाइम कल से आपका। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये कह रहा हूँ कि ओके, एक मिनट, यहाँ ना माइक का। तो ये पेपर आपको सॉल्व करके आने हैं, क्यूएमबी पार्ट। अगर अभी डाउट अभी पूछो। 21 22 23 24, 21 22 23 24, इन चारों ईयर के क्यूएमबी पार्ट सॉल्व करके आओ, और जो डाउट है वो पूछो, ठीक है। अभी डाउट है अभी पूछो, बाद में नहीं है तो कल पूछो। सर आप सर क्या बता रहे थे कि टाइम चेंज होगा, तभी आवाज चला गया था। सर फिर से आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि कल से जो टाइम है ना, मतलब कल जो टाइम होगी, 9 से 10 आपकी क्लास होगी MS QMS की, और 10 से 11 जो होगी वो MS स्टैट्स वालों की होगी, और 11 से 12 CMI वालों की होगी, ठीक है ना। ये टाइम रहेगा। फिर आगे जाके 7 से 9, या मैं, है ना, मुझे कहाँ तक क्लास लेना होगा, 9 तक, है ना। तो 7:30 to 9 रहेगा जैम का, उधर रहेगा 6 to 7:30 में, तो यहाँ जैम होगा, यहाँ गेट होगा, है ना। सो ये रखना पड़ेगा, 6 से 7:30 जैम, 7:30 से 9 गेट, 9 से 10 ये, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है ना, 6 से 12 हो जाएगा। सो ये शेड्यूल मोस्टली रहेगा कल से, ठीक है। तो अभी आपका टाइम, इस टाइम पे क्लास होगी, ठीक है ना। आगे। ओके सर सर। क्वेश्चन 6 से बता दीजिए 22। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6A। हाँ, ये क्या कह रहा है कि अ 1 inch डायमीटर कॉइन इज थ्रोन ऑन अ टेबल कवर्ड with a grid of lines 2 inches apart. What is the probability that the coin lands in a square without touching any of the lines? ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। क्या नाम है इसका? ये VK रोहतगी में पहला चैप्टर में ही है। इसका नाम है मतलब ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज। हाँ सर, बट उसमें ना एक्चुअली वो इनफाइनाइट ग्रिड है, इसमें तो एक स्क्वायर में डाल दिया, तो सेम ही होगा क्या, वही पूछ। हाँ, मतलब 1 inch डायमीटर क्वाइन, एक क्वाइन है जिसका डायमीटर 1 inch है ना। तो इस तरह से मान लो, है ना, कोई क्वाइन है। सो यहाँ डायमीटर, तो ये 0.5 इंच का रेडियस है। अब टेबल कवर्ड विद द ग्रिड ऑफ लाइंस, हाँ इन्फिनाइट इंच का है,
ग्रिड ऑफ लाइंस 2 इंचेज अपार्ट, इसके बीच का गैप 2 इंच का है, ठीक है ना, ये है। अब इस पे आप कॉइन को थ्रो कर रहे हो, तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन लैंड्स इन अ स्क्वायर विदाउट टचिंग एनी ऑफ द लाइंस ऑफ द ग्रिड। तो आपको पूरा इनफाइनाइट कंसीडर नहीं करना, आपको एक कंसीडर करना है कि इसमें मान लो क्या चांस है कि इन बिटवीन आएगा, आपको क्या लगता है? तो आपको देखना है सेंटर कहाँ हो सकता है, सेंटर के रेस्पेक्ट में आप सोचो। नहीं एक्चुअली सर रोहतगी में जो सॉल्व है वो इनफाइनाइट कंसीडर करके। अच्छा, हाँ what is the probability that the covered with a grid of lines 2 inches apart, what is the probability that the coin lands in a square without touching any of the lines of the grid? हाँ ठीक है, वो तो मतलब स्क्वायर की बात ये कहना चाह रहा है कि ये स्क्वायर लाइक समथिंग लाइक दिस, ये ना, कि ये एक स्क्वायर हो जाएगा ना, कोई कॉइन तो वो है जिसका ये 2 है, तो 2 2 2 2 यही होगा ना, ये रहेगा। तो एग्जैक्टली सेंटर में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तभी ऐसा हो पाएगा ना। आपने कुछ अप्रोच किया है, मतलब इसका तो क्या विके रथ में क्या नाम दिया इस प्रॉब्लम का? कुछ तो प्रॉब्लम का नाम है ना वहां पे, क्या है देखिए, नीडल प्रॉब्लम है सर, ग्रिड प्रॉब्लम, नीडल प्रॉब्लम। हाँ निडल प्रॉब्लम, या एग्जैक्टली। सो निडल प्रॉब्लम ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एक्चुअली, लेकिन देखना है कि उसमें फिट बैठता है कि नहीं फिट बैठता है, तो ये आपको देखना है। निडल प्रॉब्लम वहां पे विकेरवादी वाली बुक में पहला चैप्टर में ही है, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखो बाकी लोग। अच्छा वन मोर थिंग सर, उसमें नीडल को फेंका है, इसमें कॉइन को फेंका है, उससे डिफरेंस पड़ेगा? क्या क्या क्या? उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें नीडल को फेंका है, इसमें कॉइन को फेंका है, तो कोई डिफरेंस पड़ेगा उससे शेप्स? तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा चीजों को। तो निडल को फेंका, हाँ तो सर मैं ये वही कहना चाह रहा हूँ, समझ देखो में आ। जो आप ये सोचो कि ये बीच में कब आए, क्वेश्चन यही ना हमारा, कि ये इस बीच में ही फॉल होगा, नहीं मतलब ऐसा होगा ना, तभी तो ऐसा हो पाएगा, क्योंकि इसका डायमीटर भी तो 2 है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आ रहा है आपको? डायमीटर तो 1 इंच दिया हुआ है ना सर कॉइन का। ओ अच्छा, मैंने 2 कर दिया, अच्छा इसलिए फिर कर रहा हूँ, हाँ ओके। तो ये जो ग्रिड है ये 2 इसका इंच है ना, वो चल रहा है, और जो हमारा कॉइन है उसका डायमीटर 1 ही है। ओ तो इसका मतलब है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, तुम अगर थ्रो करोगे तो सेंटर के रेस्पेक्ट में सोचो, सेंटर की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अभी मैं एक ग्रिड के बारे में सोचता हूं, तो सेंटर क्या हो सकता है, यहां से लेके यहां तक कहीं भी आ सकता है। बीच वाले की बात करते हैं, जो सेंटर है इसका, इस सेंटर की बात कर रहा हूं। सो मुझे बताओ, अभी ये ऐसा मान लो ये 0 है, ये 2 है, समझने के लिए, ठीक। अब मैं थ्रो करूंगा, मान लो यहां पर थ्रो कर रहा हूं, तो ये सेंटर इसमें क्या क्या पॉसिबल, कहीं भी हो सकता है 0 से 2 में ये सेंटर। तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज द फेवरेबल चॉइसेस फॉर द सेंटर टू बी सो दैट इट विल नॉट टच द ग्रिड, जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, विदाउट टचिंग लाइंस ऑफ द ग्रिड। क्या लगता है सेंटर कहां से कहां तक मूव कर सकता है? क्योंकि ये 0.5 है, तो ऊपर वाला 0.5 नहीं जाना चाहिए, है ना, और जीरो सेंटर इस 0.5, मतलब यहाँ 0.5 ऊपर 0.5, मतलब ये हो गया यहाँ 0.5 और यहाँ टोटल 2 है ना, तो ये आधा हो गया, वहां 0.5, तो ये होगा 1.5, यही ना। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं कह रहा हूं x इज यूनिफॉर्म 0.1, या मैं ऐसा बोलूं कि यूनिफॉर्म 0.2। x एक रैंडम वेरिएबल है, पोजीशन ऑफ द आई एम सेइंग सेंटर ऑफ दिस कॉइन, कहीं भी गिरे मुझे उससे मतलब नहीं, बस मैं वन वे सोच रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ हमारा बॉर्डर जो अपर है ना, डाउन है। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सेंटर 0 और 0.5 के बीच में हुआ तो ये ग्रिड को टच करेगी, मतलब जो लाइन को टच करेगी, हाँ या ना। अगर सेंटर इस पे हुआ 0 और 0.5, ये सेंटर यहां फॉल करता है, तो ये ऑब्वियसली इस वाले लाइन को टच करेगा, फाइन। फिर अगर इस 1.5 और 2 के बीच में सेंटर जाता है तो भी इसको टच करेगा, क्योंकि ये 0.5 है, हाँ। लेकिन इस बीच में सेंटर कहीं भी रहे, इट विल नॉट टच द लाइन, यस और नो, देख लो।
तो कहने का मतलब ये है कि x इज यूनिफॉर्म 0 2, मैं यूनिफॉर्म 0 2 इसकी बात कर रहा हूं, 0 to 2, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन लैंड्स इन अ स्क्वायर विदाउट टचिंग एनी ऑफ द लाइंस ग्रिड। सो ये मतलब इसका मतलब है कि x 1/2 से 3/2 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ। आसान है ना, देखो कितना डिफरेंस है 1 का। सो आई थिंक 1/2, इसका डिफरेंस 1 का है ना, चेक करो होगा कि नहीं। सो सेंटर बीइंग बिटवीन दिस, एक बार सोच लो फिर मैं सोचता हूँ। इस तरीके से आंसर आ रहा है बताओ। अगर आंसर तो आप लोग के पास होगा नहीं ना, दिक्कत ये है। और यहाँ मुझे डबल लाइन है सिंगल लाइन है, 2 लाइन्स, ग्रिड ऑफ 2 लाइन्स, कहना मतलब ये है क्या इस तरह से है या इस तरह से है। देखो मैं जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ वो इस तरह से है, जस्ट ये इधर नहीं है। और एक प्रॉब्लम हो सकता है कि इस तरह से हो, कि ये भी हो और ये भी हो। तो तुम्हारा कौन सा वाला सिचुएशन है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला तुम्हारे क्वेश्चन में? राइट है सर। ओह राइट वाला, फिर तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल यूज करना पड़ेगा। अभी मैं लेफ्ट वाला सॉल्व किया हूँ। A 1 inch diameter coin is thrown on a table covered with a grid of lines 2 inches apart. Grid of lines. ओह अच्छा, इसका मतलब मुझे दोनों बनाना था। Then what is the probability that the coin lands? अच्छा इसका मतलब अगर ये, तो इस सिचुएशन में आंसर हाफ आएगी। यहाँ मैंने ये बॉर्डर कंसीडर नहीं किया था तो हाफ आएगी। इस सिचुएशन में आप फिर से कर सकते हैं सेम चीज, कि कॉइन को कैसे फॉलो कराओगे। तो ये तो 2 है, ये भी 2 है, 2 2 में 1 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे मार्जिन 0.5 का देना पड़ेगा, यहाँ पे 0.5 का मार्जिन रहेगा, यहाँ पे 0.5 का मार्जिन और यहाँ पे 0.5। सो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास क्या पॉसिबल चॉइस है कि सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है बताओ। तो ये 2 डायमेंशनल केस हो गया अब एक्चुअली। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि x ये इस पे है और y इस पे है, ठीक है। सो x यूनिफॉर्म 0 2, y यूनिफॉर्म 0 2। अब सेंटर कोऑर्डिनेट होगा x, y, जो सेंटर हमारा होगा, जो कॉइन का सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट xy है। तो मैं सिर्फ एक ग्रिड की बात कर रहा हूं, तो इसमें कहीं भी हो सकता है 0 से 2 में, कहीं भी 0 से 2 में हो सकता है, ठीक। ये चीज है, मतलब कोई भी सेंटर मान लो, इसको 0 0 ले लो, तो ये 2 2 हो गया, मान लो ऐसा है फॉर एग्जांपल, है ना। ये 0 2 और ये 2 0। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब क्वेश्चन है कि जो कॉइन है वो किसी भी लाइन को टच ना करे, है ना। सो अगर टच नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि, है ना, इसको टच नहीं करना चाहिए। सो ये हाफ छोड़ना पड़ेगा, ये हाफ और ये हाफ छोड़ना पड़ेगा आपको। सो बताओ, तो हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x बिटवीन हाफ टू 3/2, y बिटवीन हाफ टू 3/2। अब ये बताओ कितना आएगा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो इंडिपेंडेंट है ना सर? हाँ नहीं, एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा, कुछ होगा। हाँ वैसे तो इंडिपेंडेंट है, फर्क क्या पड़ेगा, कहीं भी गिर सकता है। अच्छा तो 1/4 हो जाएगा ना सर? हाँ 1/4 इज द आंसर देन। तो इस वाले केस में 1/4 है, इस वाले केस में 1/2 है। तो एक बार ठीक से समझना ये पड़ेगा। सब्जेक्टिव में एक्सप्लेन कैसे करें, मतलब वही ये लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, है ना, रिप्रेजेंटिंग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइन, वाई बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइन। ये है, जैसे यहाँ बाउंड्री नहीं था लेफ्ट राइट में, तो हमने एक डायमेंशन से ही काम चला दिया था, मैंने एक से ही कर दिया था कि एक्स ये है। एंड देन द दिस विल नॉट टच मींस क्या होगा, दिस एक्स कैन लाई बिटवीन हाफ एंड 3/2, है ना। टोटल पॉसिबिलिटी 0 से 2 है, y 0 से 2 है, स्क्वायर बना दो तो ये ओरिजिन ले लो। अब उसके लिए आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके देन उस केस में ये आंसर 1/4 आंसर है।
नेक्स्ट बताइए जी। 8 है सर। 8th, ओके। तो एट्थ कौन सा पहला पार्ट, ए बी, 8th ए। ए सर ए। So customers are used to evaluating preliminary product designs. In the past, 95% of highly successful products received good reviews. ठीक है ना? %60 of the moderately successful product received good reviews, and 100% of poor product receive good reviews. In addition, 40% of product have been highly successful, 35% have been moderately successful, and 25% have been poor products. What is the probability that a product retains good? तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले डेटा समझो। 6 डेटा है ना, तो इसमें तीन तरह का प्रोडक्ट है। हाईली सक्सेसफुल, HS कर देता हूं, एंड देन मॉडरेटली सक्सेसफुल, एंड देन पुअर प्रोडक्ट, है ना। चलो पुअर प्रोडक्ट ऐसा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी है। 95% हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है ना, उसको अच्छा रिव्यू मिला, 60% को अच्छा रिव्यू मिला, एंड 10% को पुअर प्रोडक्ट को अच्छा रिव्यू मिला। 5% हाईली सक्सेसफुल, 40% जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल कितने हैं? हाईली सक्सेसफुल 40%, ठीक है। प्रोडक्ट अटेंस गुड रिव्यू। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़े हो? हाँ सर। लगाओ, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। प्रोडक्ट अटेंड्स अ गुड रिव्यू, इसका मान लो नाम इवेंट ए है, तो तुम क्या पढ़ते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बेस, उसमें क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी में? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, यही होता है ना। हाँ। I फ्रॉम 1 to 3। अब इसको खोलोगे तो 6 टर्म्स की जरूरत, मतलब 3 टर्म्स एडिशन में होगा, इस टर्म में 2 का प्रोडक्ट है। टोटल 6 क्वांटिटी चाहिए अच्छा, मुझे, है ना। ठीक है। और वो 6 का 6 वहां दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक। अब फिर से ये सेकंड बेस थ्योरम, सेकंड में बेस थ्योरम लगेगा ना? बेस थ्योरम लग जाएगा। E1 गिवन है ना, ऐसा कुछ कि गिवन है आपको, जो यहाँ पूछा था वो गिवन है, जो वहां पूछा वो गिवन है कि एक डिजाइन है उसको अच्छा रिव्यू मिला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हाईली सक्सेसफुल है? तो E1 गिवन ए, तो यहाँ पे आपको निकालना, बेस थ्योरम लगाना है। E1 गिवन ए, है ना। यहाँ पे डज नॉट अटेन गुड रिव्यू, सो यहाँ पे हाईली सक्सेस, यहाँ बताना है E1 गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एक आ गया थे, कॉम्प्लीमेंट का भी आ जाएगा, ये है। लगा लो बेस थ्योरम नेक्स्ट 2 पार्ट में, पहले पार्ट में थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और नेक्स्ट 2 पार्ट में बेस थ्योरम। ओके सर, एंड एक और 6B सर। हाँ। वापस पीछे, हाँ हम्म। 6 में B, ओके। One of the subject of postgraduate course offered by reputed institute is handled by a faculty from another city. Suppose that the video conferencing software used by the faculty is 99% reliable. His internet connection 98% reliable. अच्छा एक मिनट, तो जो सॉफ्टवेयर है वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर वो 99% reliable, इंटरनेट कनेक्शन 98% है, इंटरनेट कनेक्टिंग बाय द इंस्टीट्यूट 98% है, ठीक है। तो एक तो देखो, एक तो उसका खुद इंटरनेट कनेक्शन है टीचर का, बीच में जो है वो है सॉफ्टवेयर जो उसको स्टूडेंट से कनेक्ट करेगा, फिर उस एंड पे स्टूडेंट का इंटरनेट है। 3 चीज़ें अभी हैं, इंटरनेट ऑफ टीचर, बीच में सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट हुए तो मीट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वैसा है ना। फिर उधर आपका नेटवर्क है ना। सो यहाँ इलेक्ट्रिक मतलब
कहने का मतलब ये ना कनेक्शन, तो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, फिर गूगल मीट है जो हमें आप तक पहुंचा रहा है, फिर आपका इंटरनेट है जो, तो ये 3 चीज़ें हैं, वही यहाँ पे कहना चाह रहा है ना। अब सो व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग फेलियर फ्री ऑनलाइन क्लासेस, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सो व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग फेलियर फ्री ऑनलाइन क्लास। अब सोचो फेलियर फ्री का मतलब क्या है, ये एक सीरीज सिस्टम नहीं हो गया, सीरीज सिस्टम जानते हो आप लोग, पढ़े होगे। सो मतलब फेलियर फ्री क्लास कब होगी, जब टीचर का इंटरनेट अच्छा हो, सॉफ्टवेयर भी सही काम कर रहा हो, और स्टूडेंट का कनेक्शन भी अच्छा हो, तीनों होना चाहिए, एंड का सिचुएशन है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इंटरनेट नेटवर्क एट टीचर एंड, 98% है ना, टीचर एंड, सॉफ्टवेयर 99%, एंड क्या अगला क्या है, स्टूडेंट का कनेक्शन है क्या रिलायबल है, कितना 98 फिर से, तो 98%, मल्टीप्लाई करो इसको, निकलेगा बताओ। सो 98 इंटू 99 अपॉन 98, 100 इंटू 100 इंटू 100, सर बताओ। ये क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगर मैथमेटिकली समझाऊं तो इट इज लाइक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है, यही किया हमने। वही निकालना है सर? हाँ, ऑल थ्री हैपेंस एट द सेम टाइम ना, ये चीज है। हाँ सर, एंड में कुछ और भी पूछा है, कैन हाँ, ये परचेजिंग एंड पहला, अभी कीपिंग पहला वन। पार्ट है ना, ये हमने ये पार्ट सॉल्व किया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, Okay. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। सेकंड पार्ट में आएंगे, द ऑनलाइन क्लासेस विल वर्क ओनली इफ द, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑनलाइन क्लासेस विल वर्क ओनली इफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इन द इंटरनेट कनेक्शन एट द फैकल्टी प्रेमाइस एंड द इंस्टीट्यूट वर्क, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास तभी काम करेगी अगर टीचर का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो है फैकल्टी का और इंस्टीट्यूट का इंटरनेट दोनों काम करे। सपोज अनदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट विच इज ऑल्सो 99% रिलायबल एंड ऑल्टरनेटिव इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड इज, तो पहला पार्ट हो चुका है हमारा, अब नेक्स्ट पार्ट पे बात कर रहे हैं कि other faculty cities with 99 reliability can purchasing and keeping one more video conferencing software or internet facility or both, keeping them as a standby improve the chance of failure free operation of the online class by 98%। देखो अब सोचो, तो अब होगा क्या कि अगर क्लासेस नहीं हो पा रही, एक तो था हमने अभी क्या फाइंड किया था, वो निकाला था कि जो प्रॉब्लम फ्री या फेलियर फ्री क्लास की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब सोचो कि क्लास में इंटरप्शन कब आ सकता है, तो उस केस में हमें स्टैंड बाई जो सिस्टम वो यूज करना पड़ेगा, तो निकालो उसके अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा, लॉजिकली सोच के निकालना है। देखो मैं करता हूँ, तो पहला हमने निकाला कि फेलियर फ्री ऑनलाइन क्लास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्वेश्चन है फेलियर फ्री ऑनलाइन क्लास नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताओ पहले मुझे। तो यहाँ से निकाला कि ऑनलाइन क्लास तभी चलेगी ना जब इफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्टिविटी वर्क करता है, सही बात है। सपोज अनदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, तो मान लो कोई एक यहाँ फेल हो जाएगा, सो लेट्स से दूसरा कंपोनेंट कब यूज करोगे तुम, जब एक फेल होगा तभी ना। तो मैं थोड़ा वैसे एक बता देता हूँ ना, E1 E2 E3 कुछ कर देते हैं वैसा। जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या है, लेट्स से ये E1 है ना,
और इंटरनेट कनेक्शन जो है टीचर के एंड पे, ये अभी मान लो E2 है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन क्लास होने के लिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑनलाइन क्लास विल बी हेल्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है E1 इंटरसेक्शन E2 ऑनलाइन क्लास होने की। पहले ये पूछा था क्या चांसेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, तो वो था कि स्टूडेंट कनेक्शन पे भी इतना रिलायबल था ना, इंस्टीट्यूट इतना था रिलायबल इतना था, और स्टूडेंट भी था ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर यूज बाय फैकल्टी, इंटरनेट कनेक्शन, एक मिनट, फैकल्टी ही इंटरनेट कनेक्शन, इंस्टीट्यूट, हाँ इंस्टीट्यूट मतलब वही कि जहाँ स्टूडेंट बैठ रहा है ना, ये चीज़ है, मतलब स्टूडेंट साइड में। The online class will work only if the video conferencing software, internet connectivity at the faculty and internet work, ठीक है। अच्छा यहाँ E3 भी था ना, तो तीसरा भी तो है ना यहाँ पे मेरे पास E3 है, तो पहला हमने ये निकाला था E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि क्या प्रोबेबिलिटी है फेलियर फ्री ऑनलाइन क्लास। अब सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास विथ फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है, सोचो तो बताओ क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहला कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर उससे ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगी। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कब होगा, सोचो। जो पहला सॉफ्टवेयर है हमारे पास या पहला सिस्टम जो हमारे पास सेटअप है उससे ऑनलाइन क्लास नहीं होने की मैथमेटिकली बताओ क्या लिख सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पे मैं लिखा E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन, तो इसको मैथमेटिकली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये तो निकाल लोगे ना। तो एक्चुअली ये होगा या तो E1 फेल कर जाए या E2 फेल कर जाए या फिर E3 फेल कर जाए, यही मतलब है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी कि ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगी, कोई भी एक, या तो सॉफ्टवेयर फेल हो जाए या ये है ना इंटरनेट फैकल्टी एंड से एंड हो जाए या इंस्टीट्यूट एंड से, कोई क्लास ऑनलाइन क्लास उसमें हो रही है, मतलब इंस्टीट्यूट में हो रही है ना, तो फैकल्टी अपने घर से पढ़ा रहा है अपने इंटरनेट से, बीच में सॉफ्टवेयर है और वो क्लासरूम को कनेक्ट कर रहा है जो इंटरनेट इंस्टीट्यूट में है इससे। तो ये है। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे तुम, तो प्रोबेबिलिटी दिस, देन आपको स्टैंड बाई कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा वाला था ना, अनदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट विच ऑल्सो 99% रिलायबल। तो पहले तो यहाँ पे आएगा, दूसरी प्रोबेबिलिटी जो आएगी कि पहला सिस्टम जो है वो यूज कर लो, ये हो जाएगा। ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम विल रन फेलियर फ्री, और अगर सिस्टम फेल हो गया तो आपके पास एक बैकअप है। क्या बैकअप है, दूसरा वाला, तो इसको मैं F से डिनोट कर देता हूं। सो F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3, ये निकालो कितना आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। दूसरा यूज करेगा बैकअप के तौर पे ना। अब आपको जो एक्चुअल आंसर ये वाला पहला आंसर है, दूसरा आंसर जो आएगा उसमें देखना है कितने परसेंट का डिफरेंस। आपको याद होगा परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस माइनस क्या परचेज प्राइस, या क्या बोलते थे उसे आप, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन फिर कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस फिर इनटू इंटू 100। तो वही यहाँ भी करना है कि ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस टाइप का। मतलब ऐसे समझाऊं तो एंड माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये होता है ना परसेंटेज चेंज। हाँ तो परसेंटेज चेंज निकालना आपको कि ये पहला आंसर था और ये दूसरा आंसर है, अब कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो ये इनिशियल ये एंड, तो एंड माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, उससे कर जाएगा आंसर। अच्छा, तो परसेंटेज में चेक तो करना, अगर वो इम्प्रूव हुआ तो इसका आंसर यस लिखेंगे, है ना। लेकिन वो इंप्रूवमेंट में भी एग्जैक्ट आंसर बोल रहा है कि इंप्रूवमेंट कितना परसेंट का इंप्रूवमेंट चाहिए आपको। यहाँ देखो कह रहा है कुछ ओके कि कैन परचेजिंग एंड कीपिंग वन मोर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फैसिलिटी और बोथ, है ना, कोई एक से ज्यादा इंटरनेट फैसिलिटी या बोथ, ओह बोथ, कीपिंग देम एज ए स्टैंड बाई, सॉफ्टवेयर या इंटरनेट। अच्छा सारे एक साथ नहीं खरीदने हैं क्या, कह रहा है कीपिंग वन मोर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर या इंटरनेट फैसिलिटी या दोनों। अच्छा तो इसका मतलब मुझे अलग अलग सोचना पड़ेगा, हमने एक साथ सोचा है अभी, मतलब सेटअप हाँ, 1 वही सेटअप 2 का सोचा है हमने कि मैं सोच रहा हूँ पहला सेटअप खरीदेगा, अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरा दूसरा सेटअप खरीदेगा, लेकिन मुझे लग रहा है इनके पास ऑप्शन है, जैसा मुझे लग रहा है, ऑप्शन इन द सेंस
कीपिंग वन मोर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फैसिलिटी और बोथ and keeping them as a standby improves the chance of failure free operation of the class to 98%। तो ये कहना चाह रहा है कि जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो 98% का आ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि दूसरा यहाँ बोला ना किसी की या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सर हम्म 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 जी जी बोलिए। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है आंसर को हमें इम्प्रूव करना, जो पहले मैंने बताया पूरे सेटअप के लिए बताया, बोलो। हाँ वही वही सर, आपको आपके समझ आ रहा है बीच में क्या करना आवाज है, कट समझ रहे गई। ना? हाँ, हाँ पहले मैं पूरा सेटअप का लगा दिया, अब ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर पहले वाले का इंटरनेट फेल हुआ तब मुझे दूसरा इंटरनेट यूज कर सकते हैं ना उसको बैलेंस करने के लिए, वैसा यस सॉफ्टवेयर फेल हुआ दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, तो हमें वैसा सोचना पड़ेगा एक्चुअली। तो थोड़ा सा एक तो ठीक है, तो दूसरे का जो आंसर निकालेंगे वो ठीक है कि सिस्टम विल कीप रनिंग E1 E2 E3, ये हो गया। अब दूसरा कि अगर मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो E1 फेल हो गया, E1 जिसका नाम दिया, तो E1 फेल हो गया तो इसके बदले हम क्या लगाएंगे, मान लो उसका F1 बोल देते हैं हम, जो नया वाला सेटअप F1 F2 F3 उसको बोल दो, तो वैसा है। तो परचेजिंग and keeping one more video conferencing software or internet facility or both and keeping them as a standby improve the chance of failure free operation of the online class by 98%। समझ आ रहा है ना आपको? ट्राई करके देखो, समझ आएगा, है ना? ओके सॉरी, क्वेरी है तो वो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके आओ, नहीं तो कल फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? ठीक है अभी सर, आइडिया तो देख को मिल गया होगा करना क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो हाँ हाँ, वो एक बार सॉल्व करके देखो, तो कल फिर मैं करता हूँ, ये है। बाकी सब लोग, बाकी लोग भी अपना ट्राई करके आओ, 21 22 23 24 ये पेपर QMB पार्ट, QM ऑलरेडी कर चुके हैं, QMB पार्ट करके आओ, फिर हम डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलिए तो अभी आते हैं किनका डाउट है जी? प्रीति आपका बताइए।